नमस्कार साथियों, आप सभी का सामान्य अध्ययन के इस महासागर में हार्दिक स्वागत है। अब तक हम लोगों ने सामान्य अध्ययन की इस भारतीय संविधान की श्रृंखला में संसद के बहुत सारे प्रावधानों को देखा, जिसमें हम लोग कुछ संशोधन देख रहे थे, किस तरीके से जो है संविधान में संशोधन के प्रावधान किए गए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे संवैधानिक संशोधन किस प्रकार से हैं। ये साधारण बहुमत द्वारा किए जाते हैं, विशेष बहुमत द्वारा किए जाते हैं और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के साधारण बहुमत द्वारा। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत एक प्रावधान किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में देखेंगे, जो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत है, जिसे बजट कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में। और ये आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, वार्षिक जो है। तो इसमें हम लोग व्यय के प्रावधानों को देखेंगे। व्यय दो प्रकार के होते हैं, एक भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं और दूसरा संचित निधि के अतिरिक्त अन्य व्यय होते हैं। ये तो संचित निधि के अतिरिक्त अन्य व्यय होते हैं, इनके लिए अनुदान की मांग है अनुच्छेद 113 के अंतर्गत। और भारत की संचित निधि पर भारित व्यय को निकालने के लिए विनियोग विधेयक, अनुपूरक अनुदान और लेखानुदान जैसे प्रावधान किए गए हैं। इनके आर्टिकल्स दिए गए 114, 115, 116। और इसके अलावा हम लोग संसदीय प्रक्रिया, प्रश्नकाल, शून्यकाल और संसदीय प्रस्ताव, इन सारे प्रस्तावों को हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो ये भाग 20 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। और भाग 17, भाग 18, भाग 19 क्या है? भाग 17 संबंधित है राजभाषा से, जो कि अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत है। और भाग 18 आपात उपबंध है, जो 352 से 360 के अंतर्गत है। और भाग 19 है प्रकीर्ण शक्तियाँ, इसमें 361 से 367 तक है। भारत में संविधान संशोधन किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जाता है? तो भारत में संविधान संशोधन साधारण बहुमत द्वारा भी किया जाता है, विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है और विशेष बहुमत प्लस राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। तो उपरोक्त सभी चारों सही हैं, तीनों सही हैं। तो साधारण बहुमत अर्थात सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से। तो ये साधारण बहुमत होता है। इसमें क्या होता है कि सदन में उपस्थित जितने भी मेंबर्स होते हैं और मतदान करने वाले जितने मेंबर्स होते हैं, उसमें से आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से ये पारित होता है। लेकिन ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संशोधन नहीं माने जाते हैं। तीसरा है, निम्न में से कौन सा उपबंध साधारण बहुमत द्वारा संशोधित नहीं हो सकता है? तो साधारण बहुमत द्वारा संशोधित नहीं हो सकता है मूल अधिकार, नए राज्यों में प्रवेश, ये हो जाएगा, ठीक है। और नागरिकता संबंधी प्रावधान, ये भी साधारण बहुमत से नहीं होगा। तो प्रश्न पूछ रहा है कौन सा उपबंध साधारण बहुमत से संशोधित नहीं होगा? तो मूल अधिकार और डीपीएसपी, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जैसे उपबंध संसद के विशेष बहुमत द्वारा ही संशोधित किए जा सकते हैं, अर्थात प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। अब देखो विशेष बहुमत के उपबंध होते हैं, तो इसमें 2/3 बहुमत होते हैं। उसमें हमने देखा आधा से एक अधिक, मतलब आधे से अधिक संख्या होनी चाहिए मतदान करने वालों की, तो वो साधारण बहुमत होता है। इसमें 2/3 लोगों का जो है बिल्कुल जो है बहुमत चाहिए। तो इसमें मूल अधिकार जो है ये नहीं होगा। बाकी नए राज्यों का प्रवेश है, नागरिकता संबंधी प्रावधान है, 5वीं, 6वीं और 8वीं अनुसूची हैं। तो ये सब क्या होंगे? ये सब आ जाएंगे जो है साधारण बहुमत के जो है संशोधन में। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा ही किए जा सकते हैं? तो अब यहाँ पे ये प्रश्न है विशेष बहुमत प्लस राज्यों के अनुसमर्थन से। तो इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन और 7वीं अनुसूची के विषय, पहला और दूसरा ये सही है। राज्यों में विधान परिषद का सृजन या समापन, ये जो है आपका साधारण बहुमत के अंतर्गत आता है। तो इसमें राज्यों में विधान परिषद का सृजन साधारण बहुमत द्वारा, जबकि पहले दूसरे तीसरे प्रावधान से है। जो पहला दूसरा स्टेटमेंट है वो तीसरे प्रावधान से संबंधित है। इस प्रकार के संशोधन में सदन की विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। देखिए यहाँ विधानमंडल शब्द दिया है। विधानमंडल का मतलब होता है जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं वहाँ से भी उस प्रस्ताव का पारित होना आवश्यक है। लेकिन ये अनुसमर्थन, ये प्रस्ताव कैसे? साधारण बहुमत द्वारा होता है। साधारण बहुमत में हमने कहा था उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम आधे से अधिक जो है लोग अगर
प्रस्ताव पारित करते हैं तो उसे साधारण बहुमत कहते हैं। और विशेष बहुमत में 2/3 लोगों का। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों में के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट को कौन रखवाता है, तो ये राष्ट्रपति रखवाते हैं। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, लोकसभा का अध्यक्ष भी जो कन्फ्यूज हो सकते हैं लोग, और वित्त मंत्री में, तो इसमें ये राष्ट्रपति होगा, ये दोनों नहीं होंगे। अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान दिया गया है। भारत की संचित निधि से धन कैसे निकालती है सरकार, यानी सरकार द्वारा भारत की संचित निधि से धन किस प्रकार निकाला जाता है, तो ये इसके 2 तरीके हैं, एक तो विनियोग विधेयक और दूसरा लेखानुदान द्वारा। तो ये दोनों हो जाएंगे। अनुदान की मांग नहीं होगा, अनुदान की मांग 2 है संचित निधि के अतिरिक्त, तो ये विनियोग विधेयक और लेखानुदान दोनों सही है, तो डी वाला होगा। सामान्यतः अनुच्छेद 114 के अंतर्गत भारत की संचित निधि से धन निकालने हेतु लोकसभा में विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, अनुच्छेद 114 के अंतर्गत। परंतु किसी कारणवश यदि किसी वित्तीय वर्ष के लिए संसद में विनियोग विधेयक पारित कराना संभव न हो तो लेखा अनुदान अर्थात अग्रिम अनुदान के तहत संसद संघ सरकार को भारत की संचित निधि से कुल व्यय के 6वें भाग अर्थात 2 माह के व्यय के बराबर धन निकालने की अनुमति प्रदान करती है। तो ये विनियोग विधेयक और लेखा अनुदान। विनियोग विधेयक का मतलब होता है कि जो है संचित निधि से धन निकालने के लिए लोकसभा में इसे पारित कराया जाता है, और अगर विनियोग विधेयक लाने का समय नहीं हो, संभव नहीं है, तो लेखा अनुदान द्वारा भी जो है ये अग्रिम अनुदान होता है। इसके तहत भी संसद जो है संघ सरकार को संचित निधि से धन निकालने का जो है आदेश दे सकती है, लेकिन वो कितना होगा, 2 माह के व्यय के बराबर होगा, पूरा नहीं, एक मतलब कुछ भागांश यानी कि लगभग 6वें भाग के बराबर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव करें। भारत की संचित निधि पर भारित व्ययों को अनुदान की मांग के रूप में राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा के समक्ष रखा जाता है। तो यहाँ पर ये गलत है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय नहीं होगा। संचित निधि के अतिरिक्त व्यय, संचित निधि तो अब 2 चीज़ याद रखिए, भारत की संचित निधि अगर शब्द आता है तो वहाँ पर आप याद रख लीजिए एक लेखानुदान और विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक तो नंबर 1 होगा, उसके बाद लेखा अनुदान। अगर विनियोग विधेयक नहीं हो पाता है पारित, उसका समय नहीं है, मान लेते हैं जैसे कोई सरकार अभी जो है समय कार्यकाल उसका पूरा होने वाला है, तो विनियोग विधेयक का वहाँ पर समय नहीं है, मतलब उस तरीके से कम समय के लिए बजट खर्च करने के लिए करने के लिए पैसा चाहिए, तो ऐसी स्थिति में लेखा अनुदान लाया जाता है। तो अनुदान की मांग जो है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, ये संबंधित है भारत की संचित निधि से अतिरिक्त व्यय पर, ठीक है, और राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा के समक्ष रखा जाता है, तो सही है। यदि लोकसभा द्वारा अनुदान की मांग को अस्वीकार कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। बिल्कुल, अगर अनुदान की मांग को अस्वीकार कर देती है लोकसभा तो मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ सकता है, यानी सरकार गिर सकती है। तो ये केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। तो अनुदान की मांग बजट में अनुमानित संचित निधि के अतिरिक्त अन्य व्ययों के लिए लोकसभा के समक्ष राष्ट्रपति की सिफारिशों पर रखा जाता है। प्रस्ताव के ना पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि इसे अविश्वास प्रस्ताव के रूप में माना जाता है। अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान तथा अधिक अनुदान का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 115 के अंतर्गत किया गया है। अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान क्या है, किसी नई या विशिष्ट सेवा के लिए जब बजट कम पड़ जाता है, जैसे मान लेते हैं अकस्मात कोई जो है नई सेवा प्रारंभ हो गई या कोई विशिष्ट सेवा प्रारंभ हो गई, कोई जो इस तरीके से कार्य पड़ गया सरकार को अतिरिक्त, तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में अनुपूरक अनुदान की मांग रखता है, ठीक है, ये चीज़ है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, तो भारत की संचित निधि पर ये भारित है। संघ सरकार द्वारा लिए गए ऋण की अदायगी ये भारित है। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते अन्य व्यय ये भी भारत की संचित निधि पर भारित है। महानियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते ये भी भारित है। लेकिन उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते इस पर भारित नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद के लिए कोई वेतन भत्ता है ही नहीं। उपराष्ट्रपति के पद की जगह वो जब राज्यसभा का सभापति होता है तो उसी के रूप से वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, और ये राज्यसभा के सभापति के वेतन और भत्तों का जो है उसमें उल्लेख किया गया है। इसमें इस वाले प्रावधान में भारत की संचित निधि पर भारित है इनका व्यय। भारत में संसद में प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस ब्रिटिश अधिनियम में शुरू हुई,
तो प्रश्न पूछने की प्रक्रिया बजट में जो है सर्वप्रथम शुरू हुई भारत परिषद अधिनियम 1892 में। सामान्यतः प्रतिदिन संसद के दोनों सदनों में बैठक के पश्चात कार्यवाही का प्रारंभ प्रथम घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल का होता है। दोपहर 11 से 12 बजे का समय क्या होता है, प्रश्नकाल का होता है। ठीक है, इसी में प्रश्न पूछने का, अनुपूरक प्रश्न पूछने का जो है ये सब काम चलता है। सदन में पूरक प्रश्न किस प्रकार के संसदीय प्रश्नों में पूछने का प्रावधान है, तो पूरक प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है, किसमें, तारांकित प्रश्न में, यानी कि स्टार लगाकर प्रश्न दिया जाता है तो ये होते हैं पूरक प्रश्न। और अतारांकित जिसमें स्टार नहीं लगाए जाते हैं। तो तारांकित प्रश्न में सदस्य द्वारा मौखिक रूप से उत्तर तुरंत दिया जाता है अतः इसके पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न होते हैं, प्रश्नकर्ता तत्काल उत्तर नहीं चाहता, इसका उत्तर लिखित में सदन के पटल पर रखा जाता है। ठीक है, और अल्प सूचना प्रश्न होता है, वे प्रश्न जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है, इसका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। ठीक, लोकसभा में आधे घंटे की चर्चा निम्न में से सप्ताह के किस दिन नहीं की जाती है। आधे घंटे की चर्चा किस दिन नहीं की जाती है, तो ये मंगलवार को नहीं की जाती। दिन याद रखना है आपको। सदन में ऐसी चर्चा अंतिम आधे घंटे यानी 5 बजे से 5:30 बजे तक, यानी 5:30 बजे सदन बंद हो जाता है तो इस समय की जाती है। साथ ही लोकसभा में सप्ताह के 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, जबकि राज्यसभा में सभापति की अनुमति से किसी भी दिन। तो ये सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आधे घंटे की चर्चा की जाती है। संसद का प्रश्नोत्तर सत्र कौन सा है, तो संसद का प्रश्नोत्तर सत्र शून्यकाल है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद 1 घंटे का समय शून्यकाल होता है। प्रश्नकाल के बाद वाला 1 घंटे का समय क्या होता है, शून्यकाल का होता है। सदन को बिना पूर्व सूचना दिए लोक महत्व के किसी विषय पर प्रश्न उठाया जा सकता है। सदन में अल्पकालीन चर्चा के लिए कितना समय नियत किया गया है, तो अल्पकालीन चर्चा के लिए सदन में 2 घंटे का कार्यकाल, 2 घंटे का समय निश्चित किया गया है। तो इसमें देखते हैं अल्पकालीन चर्चा क्या है, किसी अपरिहार्य लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान लाने हेतु गैर सरकारी सदस्य का अल्पकालीन चर्चा उठा सकता है। ये इसके लिए सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और गुरुवार का समय नियत है। अल्पकालीन चर्चा के लिए कौन से दिन निश्चित हैं, मंगलवार और गुरुवार। ऐसी परंपरा भारत में 1953 में आरंभ की गई। तो ये संसदीय प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान नहीं है। कौन सी, अल्पकालीन चर्चा। सदन में कार्य स्थगन यानी काम रोको प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का इस समर्थन आवश्यक है। काम रोको प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, तो ये 50 सदस्यों का जो है। स्थगन प्रस्ताव सदन में प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद पेश किया जाता है। स्थगन प्रस्ताव सदन में प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद पेश किया जाता है, बिल्कुल सही है। और इस सदन में इस प्रस्ताव के पारित हो जाने से सरकार को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता। स्थगन प्रस्ताव के पारित हो जाने पर सरकार को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता, लेकिन एक दबाव में सरकार आ जाती है। निम्नलिखित में से कौन से प्रस्तावों के सदन से पारित हो जाने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है, तो मंत्रिमंडल स्थगन प्रस्ताव में हमने देखा कि ये जो है क्या था, इसमें त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन निंदा प्रस्ताव में त्यागपत्र, अगर ये पारित हो गया तो त्यागपत्र देना पड़ेगा सरकार को। कटौती प्रस्ताव यानी बजट से संबंधित प्रस्ताव है, अगर ये भी पारित हो जाता तो भी त्यागपत्र देना पड़ेगा। और अविश्वास प्रस्ताव तो है ही है। तो इस तरीके से 2, 3, 4 हैं। और स्थगन प्रस्ताव किससे संबंधित है, भाई अभी जहाँ पढ़े हुए हैं पढ़े रहे, ठीक है। स्थगन प्रस्ताव निम्नलिखित में से कौन से संसदीय प्रावधान मौलिक संविधान का हिस्सा नहीं है, बल्कि इन्हें संसदीय व्यवस्था द्वारा भारत में अपनाया गया है। तो देखिए, कुछ प्रावधान जो है जो संविधान में नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो है संसद या उसके जो लोकसभा सदन है संसद के, तो वो कुछ अपनी प्रक्रिया को चलाने के लिए कुछ नियम, कुछ कानून स्वयं बना लेती है। तो उसी के तहत जो है इसमें कुछ प्रावधान है। शून्यकाल जैसे है, ये भी संविधान में नहीं था। और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ये भी संविधान में नहीं था। विश्वास प्रस्ताव, देखिए अविश्वास प्रस्ताव का तो उल्लेख मिलता है संविधान में, संवैधानिक जो है प्रस्ताव है वो। लेकिन विश्वास प्रस्ताव जो कि सरकार द्वारा यानी मंत्रिपरिषद द्वारा लाया जाता है, अब ये प्रधानमंत्री द्वारा अथवा किसी मंत्री द्वारा ये लाया जाता है संसद के समक्ष, तब इस विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। जब लगे कि सरकार को मतलब विश्वास की कमी हो रही है तो राष्ट्रपति कह सकता है कि जो है आप विश्वास प्रस्ताव ला करके और अपना विश्वास दर्ज कराइए।
तो ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रस्तावों में किसका संबंध संघीय बजट से है? तो ये कटौती प्रस्ताव का संघीय बजट से संबंधित। कोई भी इस तरीके से प्रश्न आए तो कटौती प्रश्न ही होगा अगर बजट से संबंधित है। कटौती प्रस्ताव बजट के अनुदान मांगों में कटौती हेतु रखे गए प्रस्तावों की कटौती करती है। ये सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? तो आचार्य कृपलानी द्वारा लाया गया था। सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उनके खिलाफ लाया गया था 1963 में JB कृपलानी द्वारा। ठीक। सदन में विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु कम से कम कितने सदस्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? तो ये 50 सदस्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये आज का लेक्चर सीरीज ख़त्म होता है। आप लोग बने रहिए, देखते रहिए लगातार, और इस महत्वपूर्ण सीरीज का जो है आप लाभ उठाएं। ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए, और इसके अलावा नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन तत्काल आप लोगों को मिल जाए कि कौन सा वीडियो आने वाला है। हम बहुत जल्द ही संसद को ख़त्म करके फिर बाकी बचे हुए प्रावधानों को इसमें देखेंगे, और उसके बाद जो है हम शुरू करेंगे नेक्स्ट सामान्य अध्ययन के किसी अन्य जो है टॉपिक पे, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह है, इसको हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है। नमस्कार।